कहानी का उन्वान मुजस्समे की पुरअसरारियत। जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। ना मेरे जुड़वा बहन भाइयों के रोने की आवाजें और ना मेरे दिन के बारे में माँ की तरफ से कुछ पूछा गया। ईमेली मुझे कुछ दिखाने या मशवरे देने के लिए हमारे कमरे से बाहर नहीं आई जैसे वो हमेशा करती थी। फ्लोर खामोश और खाली था, जो कभी नहीं हुआ। आखिरी बार ये खामोशी 2 साल पहले थी जब वालिद कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। वो मुझे बताए बगैर अस्पताल पहुंचे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। वो वैसे भी मर गए। जैसे ही मैं आहिस्ता आहिस्ता कमरे में दाखिल हुआ, मुझे कुछ गैर मामूली देखने की उम्मीद थी, लेकिन मैंने जो देखा वो बदतर था। दी ग्रीन, एक खास मुजस्समा जो वालिद ने बनाया था, गायब था। ये हमारा फख्र था और हमारी जिंदगी का मरकज था। वालिद साहिब ने इसे हाथ से तराशने में 3 साल गुजारे। अब ये नहीं था और मैं सवालात से भरा हुआ था। इससे क्या हुआ? किसने लिया? क्यों? किसी ने खांस लिया। मैंने पलट कर देखा तो घर वाले सोफे पर बैठे थे। पहले तो मुझे उन्हें महफूज देखकर सुकून मिला। फिर मैंने ग्रीन को याद किया और उनके तासुरात को देखा, फिक्रमंद महसूस किया। आगे जो हुआ वो चौंका देने वाला था। वो सब एक साथ खड़े हो गए और मुझे मजबूती से गले लगा लिया। क्या हो रहा है? मैंने रोते हुए उन्हें पीछे किया और पूछा। सिर्फ उम्मीली ने जवाब दिया, कुछ नहीं प्यारे, बस अपनी आंखें बंद करे। अपना तमाम कीमती माल बादशाह को दे दो। सच्ची खुशी के लिए अपने आप को उसके हवाले कर दो, उसने साफ गोई से कहा। क्या? बादशाह कौन है? क्या तुम ठीक हो? अगर आपको मदद की जरूरत हो तो 2 बार पलकें झपकाएं। उसने खामोशी से कोने की तरफ इशारा किया और मैंने देखा कि एक सियाहपोश आदमी जिसके चेहरे पर टोपी थी दीवार से टेक लगाए हुए थे। क्या? वो अंदर कैसे आया? वो कौन था? क्या हो रहा था? मेरी जबान मेरा साथ नहीं दे पा रही थी। ईमेली मुख्तसर तौर पर मुस्कुराई और इसी तरह आदमी ने भी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट मुख्तलिफ थी, खतरनाक और खतरनाक। अचानक जब उसने अपनी टोपी उठाई तो सब कुछ तारीक हो गया, जिससे चेहरा नहीं बल्कि एक घूमता हुआ ब्लैक होल जाहिर हो रहा था जो भूखा लग रहा था। मेरी बीनाई धुंधली हो गई और मैंने कमजोरी महसूस की। मैंने अपने घर वालों का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन फिर वो बोला। इसकी आवाज गहरी और सम्मोहन थी, मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मत छोड़ो, ठहरो। क्या तुम सच नहीं चाहते? क्या तुम अमन और खुशी नहीं चाहते? इसके मेहरबान अल्फाज उसके सर्द लहजे से मील नहीं खा रहे थे। वो किस हकीकत की बात कर रहा था? उलझन महसूस करने के बावजूद मैं दूर नहीं देख सका। इसकी आवाज और इशारों ने मुझे वहीं रोक लिया, खास तौर पर जब से वो उदास लग रहा था। मैं ठहर गया और सुनता रहा, हालांकि मैं उसकी बातों को समझ नहीं सकता था। मैंने सिर्फ इस पर यकीन किया और इस पर भरोसा किया कि वो सही करेगा। फिर उसने अपनी उंगलियां खींच ली और मैं हैरान और परेशान होकर हकीकत की दुनिया में वापस आ गया। मैंने यहाँ वहाँ देखा, समझने की कोशिश की। अचानक हमारे नीचे से जमीन खिसकने लगी और बांस के फर्श के तख्ते फट गए। हम सब एक सिया गड्ढे में जा गिरे, सिवाय इसके। वो हंसता हुआ हमारे ऊपर मंडला रहा था। ब्लैक होल की जगह उसके जालिम और पागल चेहरे ने ले ली थी। मेरा खानदान मामूल पर आ गया और मेरे आसपास जमा हो गया। आदमी ने अपने हाथ उठाए और मैंने एक झलक देखी। मुजस्समा उसके सामने हवा में मुअल्लक था। मैंने इस तक पहुंचने की कोशिश की, मायूसी के अंधेरे गले से बचना चाहा, लेकिन कुछ मुझे नीचे रखे हुए था। मैंने इस शख्स की आंखों में देखा, लेकिन वो सर्द और जज्बाती थी, जैसे कातिल शो में मेरी बहन और मैं देखते थे। मुझे इस वक्त शो का नाम याद नहीं था। ये मामूली ख्यालात का वक्त नहीं था। मुझे शक था कि हम इसके बाद दोबारा टीवी देख पाएंगे। हमारा टीवी गड्ढे के बिल्कुल बाहर पड़ा था। ये आदमी था कोई और। उसने मुझे देखते हुए टीवी को हमारे साथ गड्ढे में धकेल दिया। माँ की नजरें मुजस्समे पर ही लगी हुई थी। वो रो रही थी और बार बार मुजस्समे तक पहुंचने की कोशिश करती रही। वो कभी नहीं रोई सिवाय इसके कि जब वालिद साहब फौत हो गए। कोई भी माँ को नहीं रोता देख सकता,
यहाँ तक कि खास ताकतों वाले अजीब आदमी भी नहीं। मैं जोर से चीखा, एक ऐसी चीख जिसके बारे में मेरे बहन भाई ही बाद में मुझे बताते और याद रख पाते। मैंने बुराई को फतह करने का अज़्म करते हुए गले से बाहर छलांग लगाई। मैं ग्रीन के पास पहुंचा, बेवकूफाना तौर पर यह सोच कर कि यह सब कुछ मामूल पर ले आएगा। मैं अपने ख्यालों में इस कदर गुम था कि मुझे इस शख्स के हाथ की हरकत मेरी तरफ इशारा करते हुए नजर नहीं आई। अचानक बिजली मेरी तरफ चली और मेरे माथे पर लगी। मैं वापस गड्ढे में अंधेरे में गिर गया। मैंने मुबहम तौर पर किसी को मेरा नाम पुकारते हुए सुना और महसूस किया कि मेरा सर किसी सख्त चीज से टकरा रहा है, शायद सीमेंट। मैंने महसूस किया कि कोई मेरी नब्ज चेक कर रहा है। मैं सिर्फ एक फरिश्ता की तरह अपने सामने डैडी का चेहरा देख सकता था, लेकिन उनके बाजू मुख्तलिफ महसूस हुए, मोहब्बत करने वाले नहीं, तकरीबन ऐसे जैसे वो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं बेदार हुआ मुझे लगा कि कई घंटे गुजर गए हों और सब मेरे आसपास जमा हो गए, परेशान नजर आ रहे थे। मैंने पूछा, वो कहाँ है? वो कहाँ है? उन्होंने मेरे सवालों पर तवज्जो नहीं दी। माँ ने जुड़वां बच्चों को अपने से चिमटा लिया और इमैली और मैं गर्मजोशी के साथ एक दूसरे के करीब रहे। हम इस बारे में गैर यकीनी थे कि क्या हुआ, क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। सिर्फ एक चीज का हमें यकीन था कि हम साथ थे और हम हमेशा रहेंगे।